तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नजमा अख्तर को। और ये कौन है? ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं नजमा अख्तर, जिन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इन्हें ये अवार्ड? तो उन्हें उनके शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा, ये शांता थोटम का नाम आपने अभी सुना है। ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इनको मिला था। रामचंद्र गुहा अभी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला, जबकि ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राहुल मिश्रा को। तो प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर है राहुल मिश्रा, जिनको अभी फ्रांस सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कला और डिजाइन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। और ये फ्रांस सरकार के द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। द्रौपदी मुर्मू जी को अभी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं द येलो स्टार। और सलमान रुश्दी जो कि लेखक हैं, और इनको अभी जर्मन शांति पुरस्कार मिला था। और इनकी लेटेस्ट बुक अभी कौन सी आई थी? विक्ट्री सिटी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आयुष्मान भव अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो अभी 13 सितंबर 2023 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात में राजभवन से ये आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल को शुरू किया है। ये एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य क्या है? देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। तो इस अभियान के तहत 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक, मतलब गांधी जयंती तक, देश भर में हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी जो कि विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हो। अब पहली बात तो यहीं से 2 प्रश्न बन जाएंगे आपके। ये योजना कब शुरू होती है? 14 अप्रैल 2018 को। कहां से शुरू होती है? रांची, झारखंड से। इसमें कितना बीमा दिया जाता है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा, अभी ये स्वास्थ्य बीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। किस राज्य सरकार ने? तो आंसर होगा गुजरात ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा। अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने ये गृह आधार योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में सुधार करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अभी उन्होंने माताओं और किशोर लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी राज्य में ये मुख्य। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने द्रविड़ नेता CN अन्नादुरै की जयंती पर ये कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना को शुरू किया है। इसमें राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो सिंपल सा याद रखना है कले। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2023 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 को शुरू किया? तो आंसर होगा जयपुर। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, और अभी इन्होंने ही राजस्थान के जयपुर से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 को शुरू किया है। और इस अभियान की थीम है कचरा मुक्त भारत, गार्बेज फ्री इंडिया। यह अभियान 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो होती है, लेकिन हम स्वच्छ भारत दिवस भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो तब तक हर दिन एक गांव को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर वहां पे स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोगों को स्वच्छता के बारे में और अधिक जानकारी दी जा सके। तो यही इसका उद्देश्य है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए बताइए,
अभी सितंबर 2023 में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? तो आंसर होगा एयर इंडिया। तो अभी एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है। अब वो 16 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है मैंने आपको बता दिया। किसने शुरू किया? एयर इंडिया ने। बाकी एयर इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी या ये स्थापना हुई थी 1932 में एज अ टाटा एयरलाइन के रूप में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो हर साल 14 सितंबर को भारत में नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी की देवनागरी लिपि को हमने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। और किस अनुच्छेद के तहत? 343। और इस दिन को पहली बार हमने मनाया 1953 में, 14 सितंबर 1953 को। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, नेशनल हिंदी डे। एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 10 जनवरी को। और वो 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी फरवरी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? फिजी देश में। चलिए फिर बताइए, 2023 में किस किले पर नौसेना दिवस मनाया जाएगा? तो आंसर होगा सिंधु दुर्ग किले पे। वैसे हम नौसेना दिवस नेवल डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। तो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले की याद में हम इस दिन को मनाते हैं। और इस साल नौसेना दिवस समारोह ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में मनाया जाएगा। आपको बता दूं, इस दुर्ग को 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। और पिछले साल नौसेना दिवस हमने विशाखापत्तनम में मनाया था। तब पहली बार इसे हमने दिल्ली के बाहर मनाया था। वैसे नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। अगर मैं पूछूं आर्मी चीफ हमारे कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। हमारे सेकंड नंबर के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। लिम्फोमा ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो सबसे पहले इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट सेल्स में फैलता है। ये जो सेल्स यानी कि कोशिकाएं हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, लिम्फोमा जो है ये ल्यूकेमिया से पूरी तरह से अलग होता है। वैसे दोनों ही ब्लड कैंसर के रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिम्फोमा ये लिम्फोसाइट्स में होता है, जबकि ल्यूकेमिया ये बोन मेरो के अंदर खून बनाने वाली सेल्स यानी कि कोशिकाओं के अंदर होता है। तो सिंपल से याद रखेंगे, विश्व लिम्फोमा अवेयरनेस डे हम मनाते हैं 15 सितंबर को। वैसे 15 सितंबर को अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया। बाकी इंजीनियर्स डे तो होता ही है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल ये 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 16 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 9 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। जिसका संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। और ओजोन परत ये अगर कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कहाँ पे पाई जाती है, तो पृथ्वी के समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। जो क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको एब्जॉर्ब कर ली थी, पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन को सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? O3, ऑक्सीजन के 3 एटम। अच्छा, इस बार की थीम क्या है भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्स। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि सभी देशों को रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए प्रेरित करना। और इस बार की थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पे हुई थी? पुणे के बालेवाड़ी में। इसको महाराष्ट्र ने जीत लिया कर्नाटक को हरा करके। और अभी आपको याद होगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट था आशा, उसमें भी विजेता रहा था महाराष्ट्र। फिर देखो अभी सिमोना हालेप का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इनका संबंध टेनिस से है। अब इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और इनका नाम न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई और इस तरह से इन पे 4 साल का बैन लगा दिया गया। मतलब अब ये 4 साल तक खेल नहीं पाएंगी। डोप टेस्ट मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा डोपिंग के कारण इन पे कई बार आपने सुना होगा किसी खिलाड़ी पे डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो डोपिंग मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर स्पोर्ट्स में यानी कि खेल में अगर आप प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हो, और उन दवाओं का सेवन करने से क्या होता है? आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आप में एनर्जी आ जाती है। तो वो जो प्रतिबंधित दवाएं होती है, अगर कोई उनका सेवन कर लेता है तो उसे डोपिंग कहा जाता है। और फिर जब उनका टेस्ट होता है तो यूरिन वगैरह टेस्ट से ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर उन पे दंड के रूप में उनको बैन कर दिया जाता है, कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है खेलों से। तो जैसा कि अभी सिमोना हालेप पे लगा दिया गया 4 साल का प्रतिबंध। आप पूछोगे ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये रोमानिया की हैं। रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। हमने कहा है आपने इनका नाम सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। एक तो 2018 में फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने, और 2019 में विंबलडन ओपन जीता था। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बन गए? तो आंसर होगा रजनीश कुमार। तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं ये रजनीश कुमार, जिनको अभी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है मास्टर कार्ड इंडिया, उसका नया चेयरमैन बनाया गया है। मास्टर कार्ड वैसे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना होती है 1966 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माइकल मेबैक। ये जो रजनीश कुमार है ये मास्टर कार्ड इंडिया के बने हैं चेयरपर्सन, लेकिन मेन जो मास्टर कार्ड कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसके अध्यक्ष तो माइकल माइबैक हैं। इनसे पहले कौन हुआ करते थे? अजय बंगा हुआ करते थे, लेकिन अभी आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। बाकी अभी सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बनी। वैसे अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेश नाम्बियार बने थे, ये नाम भी याद रखना। मनीष देसाई अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने, जबकि प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने। तो ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन। तो मोबिल ये लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है, और अभी इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राहुल नवीन को। तो आईआरएस अधिकारी हैं राहुल नवीन, जिनको प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? संजय मिश्रा का स्थान लिया। ये प्रवर्तन निदेशालय की बात करें यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो ये एक सरकारी एजेंसी है। ये भारत में आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने और आर्थिक कानूनों को लागू करने का काम करती है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो गलत तरीके से कमाया गया धन जिसे किसी तरह से वैध यानी कि लीगल बनाया गया हो या उस पर टैक्स छिपाया गया हो तो उस पर छापेमारी करने का काम करती है। ये कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे इस नेता के घर, इस मंत्री के घर ईडी का छापा, तो वही ईडी है। ये स्थापना इसकी होती है 1956 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। बाकी जानते हो अभी सीबीआई के डायरेक्टर बने थे प्रवीण सूद नाम है। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने थे नवनीत कौर, और फिक्की इसकी महानिदेशक बने सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक इनका नाम है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा लेना कुमार ने। तो फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता है लेना कुमार, और अभी इन्होंने आत्मबोध पर अपनी पहली पुस्तक जारी की है जिसका नाम रखा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड यानी कि भगवान की आत्मकथा। बाकी नीरजा चौधरी जानते हो, हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी।
सरिका भारद्वाज ने अ फूल्स एनर्जी नाम से बुक लिखी और रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हुमा कुरैशी। तो एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी जिन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा है जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। मतलब इस बुक में वीरता, परिवर्तन और विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना की विजय की कहानी बताई गई है। अभी प्रियंका चोपड़ा, आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनफिनिश्ड अ मेमोयर। करंट अफेयर्स को तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। तो चैनालिसिस ने 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया है और उसी में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत 154 देशों की सूची में टॉप पर है। तो भारत तो टॉप पर है, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया है, तीसरे पे चलो फिर बताओ, अभी टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की टॉप 100 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कि एक भारतीय आईटी कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। और अभी टाइम्स मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी यही है इन्फोसिस। और आप जानना चाहोगे कि टॉप 100 में तो है लेकिन कौन से नंबर पे है? 64 नंबर पर है। और इस लिस्ट में बात कर लें अगर तो टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड पे एप्पल है और तीसरे पे है अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। और इन्फोसिस 64 पे है। इन्फोसिस की बात करें, स्थापना होती है इसकी 1981 में। किसने की थी? एनआर नारायण मूर्ति ने, जिनके दामाद यूके के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऋषि सुनक जी। और इन्फोसिस अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने 2 टेनिस प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसमें से एक का नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आप बताओगे। मैं बता रहा हूं ईगा स्विटेक का नाम, जो तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया? तो आंसर होगा उधमपुर रेलवे स्टेशन। और ये कहां का है? ये जम्मू कश्मीर का है। तो साल 2016 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसके दौरान कैप्टन तुषार महाजन की वीरतापूर्ण बलिदान को सम्मानित करने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पे रखा गया है। और अब ये बदल के क्या हो गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो गया है। चलो बताओ, अभी हाल ही में ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्मैश। तो ITI लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है और अभी इसी ने एक माइक्रो पीसी लॉन्च किया है और उसी का नाम रखा है स्मैश। और इसे किसके सहयोग से इसने बनाया? तो आंसर होगा इंटेल। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा जयपुर। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ कहां? जयपुर राजस्थान में। और किसने उद्घाटन किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और इसकी थीम क्या रही? सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। और वहीं अभी हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है इसने कहा कि भारत में करीब 6000 बांध हैं और ये विश्व में बड़े बांधों के मामले में तीसरे स्थान पर है। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र ने पहले जल सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया था? न्यूयॉर्क में। चलिए फिर बताइए कि अभी विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। यह भी हो चुका है, 15 से लेकर 17 सितंबर तक ये हुआ। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ और इस बार ये इसका 14वां संस्करण था। वैसे अगर बात करें तो इसका पहला संस्करण ये 1990 में हुआ था कोच्चि केरल में। और इस बार की थीम क्या है वैसे? विजन 2030 स्पाइसेस। और यहाँ पे स्पाइसेस की फुल फॉर्म भी है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाउल ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का कटोरा किसे कहते हैं, किस देश को? तो आंसर होगा इंडिया को। और अगर आपसे पूछे कि गार्डन ऑफ स्पाइस किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ये स्टैटिक पॉइंट है आपके। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा अमृतसर।
तो अभी पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है भाई? तो देखो, सरकारी स्कूलों को और हाइब्रिड करना, उन्हें डिजिटलाइज करना यानी कि स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करना, यही स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्देश्य है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम। तो असम के राज्यपाल कौन? गुलाब चंद कटारिया। अभी इन्होंने असम के गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सरपंच संवाद, इसको लॉन्च किया है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम ये है सरपंच संवाद, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करेगा। मतलब इसके माध्यम से सरपंच अपने गांव में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और देश भर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसको अभी पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के इस ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे स्टेशनों में ग्रीन कंसेप्ट यानी कि हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। चलो फिर बताओ, भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो आंसर होगा स्पेन। तो C-295 ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट के काम आएगा हमारी सेना में, जैसे कि सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना हो या उनके सैन्य उपकरणों को ले जाना हो, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। कितने खरीद रहे हैं हम? 56, जिनमें से 16 तो स्पेन में ही बनेंगे और बाकी 40 ये गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर प्लांट में बनेंगे। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड होती है। करेंसी यहाँ की यूरो है और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा 13वां। तो याद रखना, भारत ये दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। मतलब भारत अब विश्व में कहीं भी बाट व मापन उपकरणों यानी कि मेजरिंग डिवाइसेस को बेचने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। तो इस उपलब्धि से अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं को भारत में अपने उपकरणों यानी कि जो मेजरिंग डिवाइसेस है उनका परीक्षण कराने की सुविधा मिलेगी। साथ ही घरेलू जो भी निर्माता है अब वजन और माप के अपने जो उपकरण होंगे, जो उनके डिवाइसेज है, मेजरिंग डिवाइसेज हैं, उनका परीक्षण भी वो भारत में ही करा सकेंगे और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी मेजरिंग डिवाइसेस को बेचने के लिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो अब भारत भी दे सकेगा क्योंकि ये उसका सदस्य बन गया है। और कौन से नंबर का सदस्य बना? 13वां सदस्य बन गया है। और ये सर्टिफिकेट भारत में किसके द्वारा दिया जाएगा? अगर पूछे किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा ये दिया जाएगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना होती है 1955 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डेनियल तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो आंसर होगा लीबिया। तो लीबिया ये उत्तरी अफ्रीकी देश है जहां पे अभी डेनियल तूफान ने काफी तबाही मचाई है। इस तूफान के बाद लीबिया में डैम टूट गया और भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण 5000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लापता है। और इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ लीबिया का पूर्वी हिस्सा। यहाँ का डरना शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। पहले लीबिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो होती है त्रिपोली, करेंसी है दिनार। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने ही नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और इस स्टेचू का क्या नाम रखा है? समानता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस।
और इसको बनाने में लागत आई है 2141 करोड़ रुपीस। अच्छा, इस प्रतिमा के अलावा ओमकारेश्वर में ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय भी बनाया गया और 36 हेक्टेयर में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के फिरोजपुर में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। अच्छा, सारागढ़ी का युद्ध आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इस पे आधारित एक मूवी भी आई थी, केसरी नाम की मूवी, अक्षय कुमार ने जिसने रोल निभाया था, जिसमें आपने देखा होगा कि मात्र 21 सिख सैनिकों ने कैसे वीरता के साथ लगभग 12,000 अफगानियों का सामना किया था। और यह युद्ध हुआ कब था? 12 सितंबर 1897 को। और उन्हीं 21 वीर सैनिकों के बलिदान के सम्मान में यह स्मारक बनाया जा रहा है। कहां पे? पंजाब के फिरोजपुर में। यह आप याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई। तो अभी एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया। और अब इस कार्ड को क्यों लॉन्च किया गया? तो एक्चुअली में इस कार्ड का उपयोग आप ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी को मेट्रो में जाना है तो उसके लिए उसको मेट्रो कार्ड रखना पड़ेगा, बस में जाना है तो अलग कार्ड होगा, अगर पार्किंग को यूज करना है गाड़ी खड़ा करने के लिए तो उसके लिए अलग कार्ड होगा। तो एसबीआई ने क्या करा, इन सबको इंक्लूड करके केवल एक कार्ड लॉन्च कर दिया, इसमें ये सारी सुविधाएं होंगी। तो आप मेट्रो में जाओ, बस में जाओ और पार्किंग जैसे कई जगहों पर डिजिटल टिकटिंग पेमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जिसको लॉन्च किया एसबीआई ने। देखो, पहले एसबीआई की बात करते हैं। स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा।